नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण से। और पिछली कक्षा में हमने हिंदी में भाषा से संबंधित तो क्लास ले ली है, उसको आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम व्याकरण से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। ठीक। उसके बाद हम चलते हैं आगे व्याकरण में। ठीक। व्याकरण, व्याकरण को हम कैसे बोल सकते हैं? वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण। ठीक है। इसको अगर हम तोड़ें व्याकरण को, वी प्लस आ प्लस करण, इसका मतलब है भली प्रकार से समझना। ठीक। किसी भी चीज को भली प्रकार से समझना, वही कहलाता है व्याकरण। ठीक। इसको अगर हम तोड़ के अगर समझ रहे हैं इसे। ठीक है। अब आते हैं परिभाषा में। ठीक है। आ रहा है परिभाषा। इसे पुस्तक या कृति या ग्रंथ या संस्करण भी कह सकते हैं। मतलब कि व्याकरण को हम पुस्तक, कृति, ग्रंथ, संस्करण भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसकी परिभाषा को हम पॉइंट में थोड़ा समझेंगे कि परिभाषा इन द सेंस कि मतलब व्याकरण को हम कैसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। व्याकरण शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है। क्या कह रहा है कि व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है, और लेखन में मात्रात्मक शुद्धियों का ज्ञान प्रदान करता है। अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें हमें मात्राएं, किस शब्द में कौन सी मात्रा लगानी है, ये हमें व्याकरण से ही सीखने को मिलता है। व्याकरण ही हमें प्रदान करता है। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। सही बात है। शुद्ध उच्चारण, कोई भी शब्द है उसका भाई एक शुद्ध अशुद्ध दोनों चीजें होती हैं, तो हमें व्याकरण शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान प्रदान करता है। तो आएंगे आगे। व्याकरण हमें प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। मतलब कि हमें लिखना, पढ़ना, बोलना, मतलब कि शुद्ध उच्चारण, हर चीजों का कैसे प्रयोग करना है, उस वह हमें व्याकरण से ही आता है समझ में। ठीक। ठीक है। अभी इसको, इन सारे चीजों को हम एक लाइन में समझेंगे। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक। देखिए, इन सारे चीजों को हमने एक लाइन में अगर समझा, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक। चलिए, अब हम आते हैं व्याकरण के अंग। ठीक। व्याकरण के अंग, इसे पढ़ने के लिए तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण को तीन भागों में हम बांटकर पढ़ेंगे। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो अब हम आते हैं उसके पहले पॉइंट पे। ठीक है। पहला पॉइंट जो है वर्ण विचार है। ओके। तो फ्रेंड्स, वर्ण विचार में समझेंगे हम। क्या कह रहा है कि वर्ण का शुद्ध लेखन, उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाला ही वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है। वर्ण का शुद्ध लेखन, उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाला वर्ण विचार कहलाता है। अब हम आएंगे ध्वनि। देखिए, वर्ण के अंदर ही ये चीज ध्वनि आएगी। अब ये हम वर्ण से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ओके दोस्तों। तो वर्ण के अंदर ये ध्वनि, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमारे मुख से जो निकली सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। ठीक है। अगर हम यही देख लें, वर्ड क्या है? ठीक। वर्ड भाषा की सबसे छोटी
लिखित इकाई वर्ड है। जो सबसे छोटी इकाई होती है जो हम लिखते हैं वो वर्ड कहलाती है, लेकिन वही अगर हम यहाँ पे मौखिक इकाई बोल देंगे तो ध्वनि आ जाएगी। इसमें आपको यही चीज वो करना है कि यहाँ पर जो है ध्वनि का अगर आता है तो ये मौखिक इकाई आ जाएगा, ठीक है, मौखिक इकाई। इसमें आपको समझना पड़ेगा। और यही वर्ड पूछ लेता है तो ये है लिखित इकाई। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। भाव या भावार्थ, यहाँ पे आपको की पॉइंट यही समझना है, भाव या भावार्थ। ठीक है, सबसे छोटी इकाई, क्योंकि पीछे भी अगर हम देखें तो सबसे छोटी इकाई ऐसे करके आ रहा है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको एक एक उसमें की पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि भाव या भावार्थ मतलब किसी एक शब्द से हम तो उसका पूरा अर्थ समझ नहीं पाएंगे। हमें उस शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो वाक्य बन जाएगा तो उसका हमको भाव समझ में आएगा, अर्थ समझ में आएगा कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, चलिए, अब भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। हाँ, देखिए, भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम वर्ड के प्रकार। वर्ड में हम चल रहे हैं, ठीक है, वर्ड में हम चल रहे हैं तो वर्ड में पहला प्रकार है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, अब हम चलते हैं स्वर पे। स्वर क्या है? स्वर क्या है, इस पे हम देखेंगे। स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब स्वर जो है ये स्वतंत्र है, होता है। वे वर्ड जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेना पड़ता, स्वर कहलाता है। अब देखिए, इसका मतलब यही है, ये स्वतंत्र की परिभाषा देखिए, ये स्वतंत्र है, इसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हाँ, जिसे बोलते वक्त या लिखते वक्त, मतलब इसे किसी की सहायता नहीं लेनी है, इसीलिए इसको बोला गया है कि यह स्वतंत्र है, स्वर। अब देखिए, वर्ण का दूसरा प्रकार व्यंजन है। यहाँ पे हम देख लें व्यंजन को भी, उसके बाद हम स्वर में पूरा विस्तार से देखेंगे। पहले ये दोनों की परिभाषा समझ लेते हैं। व्यंजन क्या है? यह स्वतंत्र नहीं होता। अब देखिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारण नहीं होते, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र नहीं है, और अन्य वर्ण मतलब इसे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी व्यंजन के उच्चारण में, उच्चारण करने में इसे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, ये स्वतंत्र नहीं है। जबकि स्वर जो है स्वतंत्र है, इसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक, व्यंजन में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में, उसके बाद जब स्वर खत्म हो जाता है उसके बाद हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, स्वर किसी की सहायता नहीं ली जाती है, हमने पीछे देख लिया है कि यह स्वतंत्र है, इसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब स्वर होते कितने हैं? स्वरों की संख्या है 11। ठीक, स्वरों की संख्या 11 है। क्या क्या है? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, री। नहीं, री देखिए ये क्या है, ये तो हमारे 11 हो गए। ये री का प्रयोग पता है आपको? री केवल तत्सम शब्दों में होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, री तत्सम शब्द में उपयोग होता है। इसको समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा कि री का प्रयोग अधिकतर जो है तत्सम शब्दों में होता है। अब देखिए, ये अंग और अह क्या है? देखिए, अगर हम लिखते हैं स्वर तो अंग और अह भी तो उसमें हम लिखते जाते हैं, लेकिन वो स्वरों की संख्या में वो 11 ही है। ये अंग और अह जो है, ये इसको हम बोलते हैं अयोगवाह। अ प्लस योग प्लस वाह, जो अयोग, योग नहीं है, ठीक है, किसी योग्य नहीं है। वे वर्ड जो व्यंजनों से जुड़कर वहन नहीं होते, ठीक है, ये यहाँ पे ना होगा, वहन नहीं होते। अंग और अह व्यंजन से नहीं जुड़ते, व्यंजन में इनका प्रयोग नहीं होता।
ठीक है, ये केवल स्वरों के साथ उपयोग में आते हैं। स्वर के साथ ही अंग और अह का मतलब कि अयोगवाह वर्ण इसका उपयोग होता है, व्यंजनों में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। स्वरों के प्रकार। स्वर हमने देखा, उसके बाद हम देख रहे हैं स्वरों के प्रकार में आ जाएंगे। पहला क्या है? पहला है मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मतलब ये हमने स्वर देखा है 11 यहाँ पर। अब इसको हम इस रूप में देखेंगे कि जब उसको हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा है, एक एक स्वर में किसमें कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर हम स्वरों को जो है विभाजित करके पढ़ेंगे। देखिए, ह्रस्व स्वर है और दूसरा दीर्घ स्वर है। मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर पीछे है, हम आपको दिखाते हैं। ये तीन जो है हम बताएं तीन प्रकार से है। पहला है ह्रस्व स्वर। पहले हम ह्रस्व स्वर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरा दीर्घ स्वर है और तीसरा प्लुप्त स्वर है। अब देखिए, पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु भी कहते हैं। लघु मतलब छोटा, एक मात्रिक। ठीक है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, इसमें देखिए कम समय लगता है। हमने बोला ना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। हम जब स्वरों को उच्चारण स्वरों का करते हैं तो किस स्वर में कितना समय लग रहा है उसी के आधार पर है। तो ये लघु है, ठीक है, ये छोटा, एक मात्रिक मतलब ये इसमें एक ही मात्रा लगेगी। और ये मूल स्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर की भी संज्ञा देते हैं। अब ये कितने हैं? ह्रस्व चार प्रकार, ह्रस्व का चार प्रकार है। इसी को ही मूल स्वर भी बोलेंगे। अगर हमें परीक्षा में पूछता है मूल स्वरों की संख्या तो हम वहां पर चार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे मूल स्वरों की संख्या तो हम वहां लगाएंगे चार प्रकार। क्या है? पहला अ, दूसरा ई मतलब छोटी ई, छोटा उ, री। इसके उच्चारण में कम समय लगता है, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इस देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मूल, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मूल स्वरों की संख्या। ये भी बोलेगा लघु, लघु भी बोल सकता है। इसमें ये जितने लिखे हैं इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि इनकी संख्या कितनी है, और ऑप्शन अगर दे देता है आपको ये चारों ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही हम बोलेंगे गुरु, मतलब कि बड़ा, बड़ा, या इसे संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु भी कहेंगे, गुरु का मतलब बड़ा, और संधि स्वर। ठीक, ये कितने प्रकार के हैं? सात प्रकार के। आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ। इसके उच्चारण में दोगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में दोगुना समय लगता है। ठीक, और देखिए ये संयुक्त स्वरों की संख्या, मैं अलग से ये पॉइंट है एक, संयुक्त स्वरों की संख्या क्या है। अब हमारा ये जो है ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर खत्म होता है। अब इसमें से हमको छांटना है कि इसमें संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो है चार। ये देखिए ए, ओ, औ। इसमें कैसे होगा संयुक्त स्वर? कैसे मतलब कि दो स्वरों के योग से ये स्वर बनेगा। देखिए अ कैसे, अ प्लस ई में ये हो जाएगा, समझ रहे हैं? अ प्लस ई करेंगे तो ए होगा, ए होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे, आशा करते हैं हम। अब इसमें क्या होगा? अ प्लस ए, अ प्लस ए, ठीक है, तो ए हो जाएगा। और अ प्लस उ, ओ हो जाएगा। अ प्लस ओ, औ हो जाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं संयुक्त स्वर, मतलब ये दो स्वरों से मिलकर बना है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको कहीं पे समस्या होती है आप कमेंट करें, हमको बताएं कि कहाँ समस्या है, और हम उसको दूसरे क्लास में जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, तीसरा स्वर प्लुप्त स्वर आ गया। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? किसी स्वर का उच्चारण लंबे समय तक हो जिसमें तीन गुना समय लगता हो। देखिए उसमें पहले में तो
कम समय लग रहा है, दूसरे में दुगुना समय, इसमें 3 गुना समय लग रहा है प्लुप्त स्वर में। देखिए एग्जाम्पल, अगर कोई अगर जैसे मैया ऐसे बोल रहे हैं हम, तो लास्ट में कैसे आवाज एकदम और खींच के जा रही है। ठीक, ये प्लुप्त स्वर में ही आएगा। जैसे खाली कमरे की कंपन आवाज जो होती है, खाली कमरा है उसमें कंपन की हुई आवाज जो आएगी, वो भी प्लुप्त स्वर में ही करेंगे। और आपका हो जाएगा पटाखों की आवाज। अगर पटाखे आवाज कर रहे हैं, उस पटाखा फूटने के बाद आवाज करता है कितना देर तक, उसको भी अगर हम ले एग्जाम्पल में, तो प्लुप्त स्वर में ही उसकी जो आवाज आ रही है वो होगी। ठीक है। और प्लुप्त स्वरों की संख्या 8 है। कैसे? देखिए, ये मतलब कि ह्रस्व स्वर से लेंगे प्लस 7 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है ही, इसमें आपको यही करना है कि दीर्घ स्वर प्लस ले लेंगे, तो प्लुप्त स्वरों की संख्या हो जाएगी 8। ठीक है दोस्तों, देखिए हम फिर से इसको बोलना चाहेंगे कि हम पहले दीर्घ स्वर ले लेंगे, दीर्घ स्वर प्लस 8 हो जाएंगे। और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, मतलब दीर्घ स्वर प्लस ठीक। चलिए, अब आते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। अब ये देखिए, ओष्ठ आकृति के आधार पे ये दो है। ठीक, पहला है वृत्ताकार मतलब वृत्तमुखी, दूसरा है अवृत्ताकार मतलब अवृत्तमुखी। ठीक, अब हम पहले की तरफ चलते हैं, वृत्ताकार मुखी मतलब वृत्ताकार मुखी को हम अगर ऐसे करें, वृत्त प्लस आकार मतलब वृत्त, वृत्त के आकार में ओष्ठ खुलते हैं। हम अगर बोलते हैं तो हमारा ओठ जो है गोले गोला के आकार में, वृत्त के आकार में हमारे ओठ खुलेंगे इस वृत्ताकार मुखी स्वर में। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4, इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं? खुद भी जहां बैठे हैं वहां पे इसका उच्चारण करिए, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, आपके ओष्ठ जो हैं वो वृत्त के आकार की तरह खुल रहे हैं। देखिए, उ, उ, ओ, औ, इसमें देख रहे हैं आप खुद उच्चारण करें, फिर आपको पूरा समझ में आएगा और ये याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप खुद इसका उच्चारण करके इसको फील करिए कि कैसे हमारे ओष्ठ की आकृति कैसे बन रही है। ठीक है। अब दूसरा आता है अवृत्ताकार मतलब अवृतमुखी। वृत्त के आकार में ओष्ठ नहीं खुलते, इसके उच्चारण में आपका ओठ जो है वृत्त के आकार में नहीं खुलता है, और इसकी संख्या होती है 7। कितने? 7। कौन कौन सा? आ, ई, ई, री। इसको बोल रहे हैं आपका ओठ जो है गोला मतलब वृत्त के आकार से नहीं खुल रहा है। आप इसको जो है खुद बोलें, आपको खुद समझ में आएगा। अगर याद आपको नहीं भी होता है, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे ओष्ठ का आकार कैसे हो रहा है। आप तुरंत जो है ऑप्शन टिक कर देंगे परीक्षा में। ठीक, चलिए। हाँ, औ क्या है? औ, ये वाला देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे वृत्ताकार। ये वृत्ताकार में ही आएगा, हम वहां पे नहीं लिख पाए हैं, ये वृत्ताकार में ही आएगा। औ, इसे कहते हैं आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर, गृहित स्वर। इसको इतने नामों से हम जानते हैं। औ को इतने नामों से हम इसको जानते हैं। औ को जो ये देखिए, ये चंद्र बिंदु का है। ठीक है। चलिए, अब आगे चलते हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर ये 3 प्रकार से हैं। जीव की क्रियाशीलता के आधार पे ये है 3 प्रकार से। अब ये कौन सा है? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। इसका मतलब हम जो भी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, हमारी जीभ किस तरफ से उसको ज्यादा बल पड़ रहा है, आगे से या बीच में या पीछे से, इसका यही अर्थ है। और ये सारी चीजें, ये जो कंसेप्ट है, ये आप खुद बोलिए, उच्चारण करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, ये परिभाषा या फिर इसके अनुसार ये एकदम फिट बैठ रहा है। आप खुद बोलें इसको। अब चलिए हम अग्र स्वर पे चलते हैं। क्या कह रहा है? अग्र स्वर ई, ई, ए, री। आप खुद बोलें, उसको समझें कि ये आगे की तरफ जीभ के आगले हिस्से पर इस पे बल जा रहा है। ठीक है। अब चलिए चलते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर की संख्या एक ही है, ये है अ, और इसे उदासीन स्वर कहते हैं। ठीक है।
मध्य स्वर एक ही है। बोलेंगे तो बीच में ऐसा लगेगा कि बीच में बल पड़ रहा है ठीक। अब आते हैं पश्च स्वर में। पश्च स्वर मतलब पिछले हिस्से में, जीभ के पिछले हिस्से पर इसमें भार पड़ेगा। इसको देखिए, ऊ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, आप खुद बोलें। हम आपको बार बार यही कहेंगे कि आप खुद इस चीज को बोलें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। अब आता है तालु की स्थिति के आधार पर। ये चार प्रकार से है, तालु की स्थिति के आधार पर। ठीक, देखिए कौन सा है। पहला समृद्ध स्वर मतलब बंद स्वर। दूसरा है अर्ध स्वर, अर्ध समृद्धि स्वर। तीसरा है विवृत मतलब कि खुला स्वर। चौथा है अर्ध समृद्ध स्वर। देखिए, ये चार प्रकार से है तालु। मतलब तालु ऊपर जो आपके जीभ के ऊपरी हिस्से पे जो आ रहा है, देखिए उसे हम तालु कहेंगे। उसके आधार पर ये चार है। ठीक है, समृद्ध स्वर मतलब बंद स्वर। इसको आप बोलिए ई, ई, उ, ऊ, री। ठीक है, ये एकदम बंद की तरह, एकदम पता नहीं चल रहा है, ऐसे बोल दे रहे हैं हम, बंद की तरफ है। और देखिए अर्ध समृद्ध स्वर मतलब ए, ओ। इसमें आधा, आधा इसमें जो है बंद ऐसे लग रहा है। विपरीत मतलब खुला स्वर मतलब पूरा आ, इसमें पूरा खुल के एकदम बोलना पड़ रहा है आ। ये देखिए अर्ध, चौथा है अर्ध समृद्ध स्वर अ, ए, ओ। इसमें आधा जो है खुला हुआ है। ठीक है, आप इसको, आपको हम बताएं इसमें सबसे बढ़िया यही है कि आप खुद बोलें, इसको खुद समझें, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आएगा। अब देखिए जाति के आधार पर स्वर कितने हैं, दो प्रकार से है। पहला है सजातीय स्वर, दूसरा है विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर क्या है, समान जाति वाले स्वर मतलब आ, ई, उ, ऊ। ये समान जाति के दिख रहे हैं ना, ये एकदम लग रहे हैं आ, ई, उ। अब विजातीय स्वर मतलब इनके अलावा जो आ जा रहे हैं वो विजातीय स्वर है। ओके।